सभी दोस्तों को सादर प्रणाम, नमस्कार। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एडवांस में बालिका दिवस है जो 23 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारी बधाइयां हमारे पीसी सांचौरी चैनल यूट्यूब परिवार द्वारा। एक और शुभकामनाएं मैं आपके लिए प्रेषित कर दूं कि आप इसकी उपज में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए कि जल्दी आपका पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल है वो 2100 मेंबर का होने जा रहा है। तो हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास के अंदर हम राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ रहे थे। राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो हमने अभी तक पढ़ा उसे विदेशी मत और स्वदेशी और भारतीय मत के रूप में विभाजित किया। यानी राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है राजपूतों की उत्पत्ति का विदेशी सिद्धांत, विदेशी मत, यानी विदेशी कौन कौन मानते हैं कि राजपूत आखिर विदेशी प्रजाति है, विदेशी जाति से राजपूत है, विदेशों से आए थे और यहां आकर के वो क्षत्रिय के रूप में शासन करने लगे। उन्होंने राजा का पुत्र, संस्कृत के राजपुत्र से जो निकला है, राजपूत कहलाए। ये मानने वाले लेखक है जो विदेशियों की उत्पत्ति से सिद्धांत से संबंधित है वो। और एक है देशी मत, स्वदेशी मत और भारतीय मत। इस देशी मत, स्वदेशी मत में हम कुछ पढ़ चुके थे वो अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत हम पढ़ चुके थे। अग्निकुंड का राजपूत उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने कहा कि विश्वामित्र, ऋषि अगस्त्य आदि माउंट आबू पर, जो राजस्थान के एकमात्र पर्यटन हिल स्टेशन है, पहाड़ी जो पर्यटन स्थल है माउंट आबू पर प्राचीन समय में विश्वामित्र ऋषि अगस्त्य यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ को दानव, राक्षस, हड्डियां, मांस के टुकड़े डाल करके अपवित्र कर रहे थे। तब गुरु वशिष्ठ से जब आग्रह इन देवताओं ने किया, इन ऋषियों ने किया, तब गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ के माध्यम से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की। परमार, प्रत्यार, चालुक्य, चौहान, 4 योद्धाओं की। इन्हीं उत्पत्ति के माध्यम से ये 4 योद्धा आगे जाकर के राजपूतों के 4 वंशज के रूप में परिवर्तित हो गए। ये चंद्रबरदाई कहता है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, उसका सखा था। उसी का एक ही दिन जन्म माना जाता है। एक ही दिन उसकी मोहम्मद गोरी जब उसे गजनी ले जाता है पृथ्वीराज चौहान तरते को, तो चंद्रबरदाई पीछे जाता है और वहां कठार घूम करके आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो चंद्रबरदाई। मूर्णोत नैण सिंह जो जसवंत सिंह का दरबारी कवि था, जसवंत सिंह जी जोधपुर मारवाड़ के जो शासक थे, मूर्णोत नैण सिंह ने उनके सानिध्य में रहते हुए मूर्णोत नैण सिंह की ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत लिखी। मारवाड़ा परगनारी विगत इतनी विगतवार लिखी, इतना ऐतिहासिक आख्यान और वाक्य और उसमें सबूत और प्रमाण दिए उन्होंने, और बड़े ढंग के प्रमाण पत्र दिए और इतनी विगतवार लिखी। इसलिए मारवाड़ा प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। और इतनी विगतवार, उतनी ही विगतवार लिखी जितनी मुगलिया झंडा को बुलंद करने वाले अकबर के दरबारी लेखक और कवि अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। इसलिए इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। वो कहा जाता है मूर्णोत नैण सिंह को। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के वो कवि थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का सांगोपांग वर्णन किया। ये राम सिंह जो बूंदी के शासक थे, उनके दरबारी कवि थे। इन्होंने वीर सरसाई के अंदर हाथी पे बैठ करके 1857 की क्रांति का और उस क्रांति में योद्धा जो लड़े थे उनका सांगोपांग वर्णन किया। इन्होंने 1857 की क्रांति में हिंदुस्तानियों को जगाने का कार्य किया। वंश भास्कर इन्होंने लिखा जो बूंदी का इतिहास कहलाता है। इन तीनों ने अग्निमत का समर्थन किया है। अग्निमत का जो समर्थन है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इनसे तुलना करते हुए बढ़ाते हैं। एक तो पढ़ने का तरीका है कि इनसे जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ते हैं? अग्निकुंड से चंद्रबरदाई, मूर्णोत नैण से सूर्यमल मिश्रण पढ़ लिए। अब है देखो, प्राचीन क्षत्रिय सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों से क्या है? प्राचीन सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा जैसे गौरी शंकर यानी भगवान शिव शंकर बड़े प्राचीन देवता कहलाते हैं। तो सूर्य और चंद्र बड़े प्राचीन है, तो इनसे जोड़ दिया। फिर दशरथ शर्मा, भगवान श्री राम के पिता दशरथ सूर्यवंशी थे, तो दशरथ सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का समर्थन करता है। जगदीश सिंह गहलोत खुद भगवान है। सूर्य को हम सनातनी धर्म में सूर्य और चंद्रमा को हम भगवान मानते हैं, तो ये हमारे भगवान हो गए।
तो इसी प्रकार इनसे मत से जोड़ लिया। ये तो हमारा क्या है, एक तरीका है याद रखने का। लेकिन एक तरीका अपन इसका एक तरीका यह है कि इन मतों का खंडन किया जाए, इन मतों को विस्तृत पढ़ा जाए। तो हम इन मतों को विस्तृत पढ़ेंगे कि किस ऐसे देश काल और परिस्थिति में कौन से लेखक ने वो मत दिया और किस आधार पे दिया, कौन सी पुस्तक के आधार पे दिया, कौन सी पुस्तक में उसने उल्लेख किया उस मत का, ये अपन थोड़ा विस्तृत पढ़ेंगे। आगे आइए देखो, सीवी वेद्य वैदिक आर्यों की संतान, सीवी वेद्य वैदिक आर्यों की संतान। तो वेद्य से जोड़ करके वैदिक आर्यों की संतान याद रखा जा सकता है। ओझा, ओझा वो व्यक्ति होता है जो झाड़ फूंक करता है। एक याद रखने के तरीके से झाड़ फूंक करता है। तो हमारे वेदों में अथर्व वेद है, वो झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र विद्या के बारे में बताता है। तो तंत्र मंत्र विद्या ओझा, डॉक्टर ओझा वैदिक कार्यों के संतान, यानी वैदिक वेदों से ओझा तंत्र मंत्र विद्या ली गई है। तो याद रखा जा सकता है। वीए स्मित, स्मित आदिम जातियों ने, स्मित जो स्मृति में कम रहे, पुराना इसलिए आदिम यानी पुराना, तो आदिम स्मित इनसे जोड़ा जा सकता है। इसके बाद में देखो ब्राह्मण वंश से डी.आर. भंडारकर। तो भंडारा कौन करता है ब्राह्मणों के लिए, तो इसी प्रकार दशरथ शर्मा और ब्राह्मण वंश से। मिश्रित उत्पत्ति का देखो डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। मिश्रित होता है तो चटपटी होता है, नमकीनी होता है। तो मिश्रित जो मत उत्पत्ति का मत है वो डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, इससे अपन जोड़ सकते हैं। फिर सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के उपज, सामाजिक अलग है आर्थिक अलग है, कौन है, ब्रजलाल है, ब्रजलाल चट्टोपाध्याय। तो चट्टोपाध्याय दोनों चट्टोपाध्याय है, लेकिन ये देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय वो मिश्रित उत्पत्ति, देवी से उत्पत्ति मिश्रित उत्पत्ति, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। अच्छा, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज ब्रजलाल चट्टोपाध्याय। क्षत्रिय वर्ण से अब वीरेंद्र रावणा, रावणा जो ओबीसी वर्ग से संबंध है। राजपूतों में किस प्रकार राजपूत जो क्षत्रिय थे उनका कालांतर में जो एक आयोग बना उसने ओबीसी वर्ग में कैसे ले लिया, तो वीरेंद्र रावणा ओबीसी से क्षत्रिय वर्ण से। एक तो तरीका ये है स्वदेशी मत का याद रखने का। दूसरा है विदेशी मत। विदेशी मत में हम थोड़ा खंडन करेंगे कि किसी लेखक ने किन देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसने क्यों ऐसा कहा कि राजपूत विदेशी है, राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है, ये हम थोड़ा ऐसा खंडन करके चलेंगे। आइए पहले लेते हैं हम शख्सियतों से, कर्नल जेम्स टोड से और विलियम क्रुक से। शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। और शेयर तो आपको इतना करना है और अगले वाले को ये दबाव दे करके कहना है कि सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ज्ञान की गंगा, निर्मल गंगा, हर घर अपने को ज्योति जलाने की कसम खानी है कि हर व्यक्ति पढ़े और आगे बढ़े और अपने मकसद में लगा रहे। और मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि आपने मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने 10 से 20 व्यक्तियों में या 50-100 व्यक्तियों में आपने सब्सक्राइब किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक स्टेटस भी लगाइए सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का, अपील करते हुए आप स्टेटस भी लगाएंगे। देखो शख्सियतों से कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक। कर्नल जेम्स टोड हिंदुस्तान के लेखकों के रूप में जो विदेशी होते हुए हिंदुस्तान की लेखने के लिए उन्होंने जो अपनी पैनी कलम चलाई और उस पैनी कलम में इन्होंने जो अभिलेख का साक्ष्य लिया, जो इन्होंने ताम्रपत्रों से साक्ष्य लिया और प्राचीन जो आख्यानों से, बाटों से, चारणों से वंशावलियां ली और इन्होंने जो इतिहास लिखा, इतनी पैनी कलम विगतवार चलाई, इसलिए राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड 1818 से 1822 में कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीनस्थ पॉलिटिकल एजेंट बन करके आए और उसमें भी ये मेवाड़ के, और मेवाड़ के भी ये जो उस समय हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान का मेवाड़ जो संयुक्त था, इसे मध्य और पश्चिमी भारत कहा जाता था। तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के ये पॉलिटिकल एजेंट बन करके आए और मेवाड़ के ये पॉलिटिकल एजेंट रहे। तब इन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के ये भीली संस्कृति में, वहां भीलों की संस्कृति में, वहां सूरवीर और साहस और बलिदान समर्पण के लिए जो जाति जानी जाती है भील, और भीलों के दिलों से साहब होने के कारण ये भीलों की संस्कृति में आओ सा, बैठो सा, उठो सा, पधारो सा, अतिथि देव भव की संस्कृति और उनके भोले भाले और दिल के निर्मल जो वहां के इंसान, जो वहां की मानव प्रजाति निवास करती थी, उनके ये साथ में
इतिहास लेखन का कार्य उनके गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के घोड़े पर बैठ करके करते थे, इसलिए इन्हें घोड़े वाला बाबा कहते हैं। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी। जो पहली पुस्तक इन्होंने लिखी उसका नाम है एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न एंड राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और दूसरी जो पुस्तक लिखी वो पुस्तक थी वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। जो वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया थी वो उस पुस्तक का संपादन विलियम क्रुक ने किया था। तो विलियम क्रुक और कर्नल जेम्स टोड ने इस बात का समर्थन किया है कि भारत की अधिकतर जातियां विदेशों से आई और वो भी मध्य एशिया से आई। मध्य एशिया में उन्होंने उल्लेख किया कि जो किरता सुरेमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है पहाड़ियां हैं, उनमें खैबर दर्रा है। खैबर दर्रे से विदेशी मध्य एशिया की जातियों ने जो सस्य श्यामला भारत की देख करके उन्होंने वहां सूखा और चिलोचिस्तान बिल्कुल दूर दूर तक एक घास का तिनका नहीं होता है, जबकि यहाँ जो सप्त सैंधव प्रदेश था, सप्त सैंधव प्रदेश के तरफ जो आकर्षित जातियां हुई उनमें मध्य एशिया की शक और सीतियन सबसे पहले थी। शक, सीतियन, यूनानी और कुषाण, हूण, इस प्रकार की ये जातियां राजस्थान की तरफ आई। कर्नल जेम्स टोड ये बात कहता है, इनका समर्थन करता है विलियम क्रुक, क्योंकि विलियम क्रुक है वो कर्नल जेम्स टोड का फैन है। तो वो कहते हैं कि जब ये विदेशी जातियां यहां आई और विदेशी जातियों के अंदर कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसी विशेषता है, जैसे ये विदेशी जातियां क्या करती है, शक, सीतियन की ये सती प्रथा इनमें पाई जाती है। तो यहाँ के राजपूतों में सती प्रथा पाई जाती है। जो यहाँ के क्षत्रिय थे और कालांतर में राजपूत कहलाए उनमें भी ये सती प्रथा पाई जाती है। तो कर्नल जेम्स टोड ये तुलना मध्य एशिया की शख्सियतों की हूण, यूनानी और कुषाणों की जातियों से करता है। वो आगे कहता है कि यहाँ के राजपूत जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो मध्य एशिया के लोग भी यज्ञ करते हैं। यहाँ के राजपूत सुबह उठते ही सूर्य की उपासना करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं और सूर्य को देवता मान करके उनको अर्घ्य देते हैं। तो ये बात कर्नल जेम्स टोड कहता है कि मध्य एशिया के शक, सेतियन, हूण, यूनानी भी करते हैं। शस्त्रों की पूजा यहाँ के राजपूत करते हैं, क्षत्रिय वंश के करते हैं और घोड़ों की पूजा भी करते हैं। दशहरा के दिन यहाँ के राजपूत अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और घोड़ों की पूजा करते हैं। तो मध्य एशिया के शक, सेतियन भी करते हैं। अब देखो कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक है ना, इनके साथ में कर्नल जेम्स टोड है चंद्रबरदाई के अग्निकुंड से एक बात का समर्थन करता है कि ये जो विदेशी, ये जो शस्त्र पूजा करने वाले, ये सूर्य उपासना करने वाले, घोड़ों की पूजा करने वाले, सती प्रथा का पालन करने वाले, अश्वमेध यज्ञ करने वाले, ये जातियां यहां आई ना तो ये जातियां अपवित्र थी। इनको अग्निकुंड में डाल करके इन्हें पवित्र किया गया। ये चंद्रबरदाई के मत का समर्थन करने वाला व्यक्ति है कर्नल जेम्स टोड। इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्नल जेम्स टोड के दिमाग में ये बात एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में ये रही है और उसने कहीं ना कहीं ये बात डालने की कोशिश की है कि क्या पता राजपूत है वो विदेशी के साथ में यहाँ के स्थानीय भी हो सकते हैं। देखो कर्नल जेम्स टोड की बात का खंडन करते हुए एक व्यक्ति है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जगदीश सिंह गहलोत और विशेषकर डॉक्टर गौरीचंद हीराचंद ओझा हमारी मैगजीन जो हमारा अजमेर का संग्रहालय है, अकबर का किला है, उस अकबर के किले के अंदर रह करके जो हमारा राजस्थान का म्यूजियम है, उस राजस्थान के म्यूजियम के ये अधिपति थे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनका जन्म तो हुआ था रोहिड़ा सिरोही के अंदर, लेकिन उन्होंने प्राचीन भारतीय लिपि माला लिख करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। सोलंकियों का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, डूंगरपुर का इतिहास, प्रतापगढ़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, सिरोही का इतिहास, सबसे ज्यादा साहित्य लिखने वाले और बड़े सटीक साहित्य लिखने वाले डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि कर्नल जेम्स टोड को कहा है कि तुम पागल है क्या, मतलब मैं मेरी भाषा में कह रहा हूं, उसको डांटते हुए कहता है अरे कर्नल जेम्स टोड घोड़ो कल्डोरे, यानी हमारे आर्य जो थे, जो हमारे प्राचीन आर्य थे, हम आर्यों की संतान कहलाते हैं। अरे गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहता है कि अरे कर्नल जेम्स टोड ये जो सती प्रथा जो पाई जाती है ये प्राचीन आर्यों में भी पाई जाती है। तो कैसे कह सकता है कि राजपूत है वो विदेशी जाति है? ये तो आर्यों में, जो आर्य यानी श्रेष्ठ पुत्र, तो उन आर्यों में भी पाई जाती है सती प्रथा।
पहले आर्य भी शस्त्रों की पूजा करते थे, आर्य भी घोड़ों की पूजा करते थे, तो राजपूत वर्तमान में करते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है? वो आर्यों की संतान है। कर्नल जमस्टोड को कहते हैं कि तुम बस इनकी पूजा पद्धति के आधार पे इनको राजपूतों को विदेशी मानता है, ये जरूरी नहीं है। ये आर्यों की संतान है, सूर्य की उपासना करते थे आर्य पुत्र, और अश्वमेध यज्ञ करते थे। महाराजा स्वाई जयसिंह है, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो इस प्रकार यज्ञ की परंपरा प्राचीन समय से थी। तो कर्नल जमस्टोड कहता है कि यज्ञ की परंपरा अश्वमेध यज्ञ, जो घोड़ा छोड़ा जाता था और उसे पकड़ने वाले से युद्ध किया जाता था, तो ये मध्य एशिया के शक्सियतियों में, हुणों में, कुषाणों में पाई जाती है। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहता है कि ये अश्वमेध यज्ञ की परंपरा प्राचीन क्षत्रियों में भी, जो आर्यों में भी पाई जाती है। तो ये आर्य प्राचीन, अच्छा, आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी, यानी आर्य आखिर कहाँ थे? कोई कहता है उसे आर्कटिक प्रदेश का, जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक द आर्कटिक वेदास ऑफ इंडिया के अंदर ये लिखते हैं, जो उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत, जो वेदों की उत्पत्ति करने वाले आर्य, वो है जो आर्कटिक प्रदेश से आए थे। कई लोग उसे, मैक्स मूलर जैसा व्यक्ति कहता है कि वो मध्य एशिया से आए थे, कोई उसे ईरान से मानता है। तो ये प्राचीन आर्यों की संतान थे, ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहता है। अब सीवी वैद्य डॉक्टर ओझा कहता है कि वैदिक आर्यों की संतान है। वेदों में ये बात कहीं ना कहीं बताई गई है कि क्षत्रिय वो किसी विशिष्ट व्यक्ति के भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, ये सीवी वैद्य और डॉक्टर ओझा कहते हैं। इनके अलावा आगे चलते हैं, देखो गुर्जर श्वेत हुणों से डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, देवदूत रामकृष्ण भंडारकर, डॉक्टर देवदूत रामकृष्ण भंडारकर, आप रत्नागिरी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। डी.आर. भंडारकर, डी.आर. भंडारकर ने जो गुर्जर और श्वेत हुणों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, इसका समर्थन किया डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद वो व्यक्ति था जो आगरा यूनिवर्सिटी से फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्थानांतरित हुआ, और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद प्रतिभा के इतने धनी थे कि ये जब एमए में पढ़ते थे तब ये बीए वालों को पढ़ाते थे, स्नातक वालों को, ये जब प्रास्नातक करते थे तो स्नातक वालों को पढ़ाते थे, और जब ये आख्यान देते थे तो कक्ष के अलावा गैलरी के अंदर लोग उसके आख्यानों को सुनने के लिए तैयार रहते थे। इतनी इनकी अच्छी पकड़ थी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की। तो डॉक्टर देवदूत रामकृष्ण भंडारकर के इनके पिताजी है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ये रत्नागिरी महाराष्ट्र के इनके पिता भी अच्छे इतिहासविद थे, और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के एक इतिहासविद थे। जो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर है, देवदूत रामकृष्ण भंडारकर है, वो गुर्जर मानने का जो उल्लेख दिया है, राजौरगढ़ का अभिलेख के अंदर ये कहा है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, प्रतिहारों को वो गुर्जर कहा गया है, और गुर्जर और हूण विदेशी दोनों साथ साथ आए। लेकिन इतिहास के अंदर ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है जिसके अंदर गुर्जर और हूण भारत में साथ साथ आए थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। राजपूतों की 36 शाखाएं, 36 शाखाएं, 36 शाखाओं में हूण कई शाखा नहीं बताई गई है। हालांकि हर हर महादेव का नारा हूणों ने दिया था, लेकिन राजपूतों के वंश जो 36 वंश है, उन वंशों में हूण कोई वंश ही नहीं है। तो कैसे मान लें कि ये हूणों के समान श्वेत हूणों के संतान थे। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर एक बात और कहते हैं, हरिया देवी हूण राजकुमारी थी, और हरिया देवी से विवाह गुइलों के अलट ने किया था। मेवाड़ के राजा अलट हुआ है, अलट ने हरिया देवी से विवाह किया था, जो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है, राजस्थान का प्रथम इंटरनेशनल वेडिंग कहलाता है। हरिया देवी का विवाह हूण राजकुमारी थी, और उसका विवाह मेवाड़ के अलट से हुआ था। तो इस प्रकार ये विदेशी थे। और फिर जो है ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर कहते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए ये जो विदेशी क्षत्रिय थे, और संस्कृत के राजपुत्र शब्द है, उससे राजपूत शब्द निकला। जो इस्लाम के अंदर मुस्लिम है, उनको कहीं ना कहीं पठन पाठन में और उच्चारण में जब तकलीफ होती थी, तो इन्होंने राजपुत्र को राजपूत कर दिया। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद इस प्रकार का खंडन करते हैं। फिर आगे देखो, वी.ए. स्मिथ, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ये विदेशी था, और ये राजस्थान की संस्कृति से, राजस्थान के इतिहास लेखन में, ज्योग्राफी से बहुत ही बड़ा लगाव रखता था। उन्होंने इसे शक युचि गुर्जर हूण माने हैं।
उन्होंने कुषाणों के अंदर, यूचियों की 4 शाखा बताई है कुषाणों के अंदर, और अलग अलग भारत में वो 4 प्रकार से शासन करते थे। वीए स्मिथ ने इन्होंने कहा है कि उन्होंने शकों का भी उल्लेख किया है, यूची, गुर्जर और हुणों का भी उल्लेख किया है। वीए स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने राजपूतों को इसके अंदर हुणों की संतान माना है, वो माना है विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। देखो आगे है यूची कुषाणों से अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय इतिहास का वो लेखक है अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये स्वीकार किया। 1861 के अंदर जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने लंबे समय तक जो प्रशासक का कार्य किया अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने इसे कुषाणों की उत्पत्ति से मान करके देखा है कि जो कुषाणों जो ये विदेशी थे, और अलेक्जेंडर कनिंघम की महत्वपूर्ण जो पुस्तक हमारे सामने, जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कई ऐसे नोट्स लिखे, कई ऐसे आख्यान दिए, कई ऐसे व्याख्यान दिए, उन व्याख्यानों के आधार पर उन्होंने यूची और कुषाणों से मानी है। अब देखो वापस इधर आते हैं, अपन जब वैदिक कार्यों की संतान बताते हैं, फिर उसके बाद में आदिम जातियों जनजातियों वीए स्मिथ इसे आदिम जातियों जनजातियों की संतान बताता है। इधर ये शुक, यूची और गुर्जर हुण से बनाता है। वीए स्मिथ ने जनजातियों पर बहुत सारा शोध का कार्य किया वीए स्मिथ ने, तो उसमें उन्होंने इसे आदिम जातियों और जनजातियों से माना। डॉक्टर DR भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण वंश से मानते हैं। देखो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया जो एक मंदिर के अंदर लगा है, बिजोलिया शिलालेख में यह कहा गया है कि 551 ईस्वी में सपाद लक्ष जो सांबर झील है उसके चारों ओर चौहान वंश की उत्पत्ति हुई, और चौहान वंश के कालांतर में सामंत जो थे वो कहते हैं कि ब्राह्मणों की संतान है। ये बिजोलिया शिलालेख कहते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अलावा वशिष्ठ की भी संतान, आबू के वशिष्ठ की संतान भी ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति। डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टी, लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, ये इनकी पुस्तक है। और राजस्थान थ्रू दी एजेस, डॉक्टर दशरथ शर्मा चूरू के रहने वाले थे और बीकानेर के अंदर है डूंगर कॉलेज में इन्होंने शोध कार्य किया, और कालांतर में ये बड़े ही इतिहासविद कहलाए डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो उसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा ये उल्लेख ये भी करते हैं कि मंडोर जो वर्तमान में मारवाड़ है, और मारवाड़ की प्राचीन राजधानी है मंडोर, और मंडोर के हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी भद्रा ये ब्राह्मणों की संतान से उत्पत्ति का सिद्धांत, उसमें भी ये समर्थन देते हैं। इसके अलावा आता है डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, मिश्रित उत्पत्ति का मत, फिर सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के ब्रजलाल चट्टोपाध्याय, और क्षत्रिय वर्ण से वीरेंद्र रावणा इसमें एक उल्लेख ये भी करते हैं कि राजपूतों के जो छोटे भाई होते थे, जो मैन उत्तराधिकारी होता था, उनके बाद में या एक शाखा जो नीचे के अधिकारी की थी, या राजपूतों में से जो पिछड़े रह गए और एक आयोग बना, आयोग में जिस प्रकार ओबीसी का उल्लेख किया गया, तो इसी प्रकार राजपूतों की कैटेगरी चेंज होती रही, ये वीरेंद्र रावणा अपने उसमें उल्लेख देता है। तो इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के देशी मत, स्वदेशी मत और भारतीय मत, और दूसरा है विदेशी मत। तो हमने इन मतों का खंडन किया। आगे हम राजपूतों के एक एक वंश का वर्णन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।